यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 और इसमें आज का हमारा टॉपिक है द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी बिटवीन द पीरियड 1951 टू 1991। मीन्स हमारी इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी की क्या विशेषताएं रही 1951 से 1991 के बीच में। मीन्स जो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी की गई उसके क्या विशेषताएं रही 1991 तक 1951 से। अंडरस्टूड? ये हम पढ़ेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। मीन्स हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1951 से 1991 के बीच में, 1951 से 1991 के बीच में, उस पॉलिसी में सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस किस पे रहे? पब्लिक सेक्टर पे। ज़्यादा जो तवज्जो दी गई वो किसको दी गई? पब्लिक सेक्टर को। 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया गया किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। और 12 इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना महत्व उस समय प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को दिया जा रहा था। नेक्स्ट है रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का जो विकास हो रहा था उसमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थी, अड़चनें थी। मीन्स क्योंकि इस समय हमारा जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो ज़्यादा महत्व पब्लिक सेक्टर को दे रही थी, ना कि प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर्स में जितने भी उद्योग थे, नए उद्योगों को ना तो लाइसेंस मिल रहा था और ना रजिस्ट्रेशंस हो रहा था। मीन्स उनका डेवलपमेंट को रोक दिया गया था। ज़्यादा जो डेवलपमेंट पे फोकस था वो पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट पे फोकस था। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया, उनके विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के विकास पे ध्यान नहीं दिया गया। उन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, बहुत सारे उन पे नियम कानून लागू कर दिए गए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना था किससे? कंपटीशन से। मींस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे रेस्ट्रिक्शंस लगा के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना था कंपटीशन से, ताकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन ना दे सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज थी जैसे इलेक्ट्रिक जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वर डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। इन्हीं इंडस्ट्रीज को सिर्फ प्रायोरिटी बेस पर डेवलप किया जा रहा था, बाकी इंडस्ट्रीज को इग्नोर किया जा रहा था इस समय अवधि के दौरान। नेक्स्ट है फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मीन्स जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है उस पर भी फोकस किया जा रहा था। हाई इंटरेस्ट रेट वर ऑफर्ड टू प्रमोट सेविंग। सेविंग को बढ़ाने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा था और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जा रही थी। अंडरस्टूड भाई? सेविंग बढ़ाने के लिए तो हाई इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा था उस समय पर, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सब्सिडी और कैपिटल ग्रांट्स वगैरह दी जा रही थी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अपनी इंडियन मार्केट को, इंडियन कंपनीज को, इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जा रही थी और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट पर लगा दी गई थी। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट ना करके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस किया जा रहा था। मींस इंडियन मेड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था रादर देन इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। मतलब बाहर से प्रोडक्ट को ना मंगा के अपने ही देश में प्रोडक्ट को बनाने पे, सेल्फ रिलायंस पे होने पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। किसी भी प्रकार का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को वो महत्व नहीं दे रहे थे। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस और बहुत सारे कंट्रोल उन्होंने उन पे इम्पोज कर दिए थे, सो दैट किसी भी प्रकार का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में ना हो। ये ऐसा किस लिए कर रहे थे? टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज प्लानिंग। ये जो प्लानिंग थी ये सेंट्रलाइज थी। मीन्स
हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सेंट्रलाइज प्लानिंग कर रही थी इस दौरान। सारे के सारी प्लानिंग पॉलिसी जो होती थी उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको प्लान करना, वो सब कौन बना रहा था, स्टडीज वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये 5 ईयर प्लान के थ्रू सक्सेसफुल होता था। नेक्स्ट है सक्सेस अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग, मींस जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी टिल 1991, उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही, कितनी वो सक्सेसफुल रही, ये आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इन 5 ईयर प्लान से, या हम यूँ कहें जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी 1991 तक, उससे हमारी नेशनल इनकम में वृद्धि हुई। हमारी नेशनल इनकम 0.5% पर थी, अंडरस्टूड, बिफोर प्लानिंग, और आज वो बढ़कर मीन्स 1991 तक वो बढ़कर कितनी हो गई थी, 1991 तक बढ़कर वो 7.5% हो गई थी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। हमारी पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी हुई। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो दर्शाती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। बिफोर प्लानिंग पर कैपिटा इनकम इंक्रीज इन ए मिनिमल परसेंट। प्लानिंग से पहले हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ही परसेंट थोड़ी बहुत बढ़ रही थी, बट आफ्टर द प्लान हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 2.7 थी फर्स्ट प्लान में, 5.3% हो गई थी हमारे 12th प्लान में। तो आप देख सकते हो हमारी पर कैपिटा इनकम में भी काफ़ी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली। नेक्स्ट है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली थी। मैंने आपको बताया था सेविंग और इन्वेस्टमेंट में वृद्धि कैसे देखने को मिली होगी, क्योंकि सेविंग में हमारा फोकस था बाय प्रोवाइडिंग हाई इंटरेस्ट रेट, और इन्वेस्टमेंट में सब्सिडीज वगैरह दी जा रही थी, जिसके चलते हमारे देश में इस समय अवधि के दौरान ड्यूरिंग 1950 टू 1991 अच्छा खासा सेविंग में इंक्रीमेंट हुआ और इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर में भी काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिला। मींस एक तो जो ये इंटरमीडिएट्स थे, लैंड रिफॉर्म्स हुआ, जितने भी हमारे बिचौलवा थे लैंड रिफॉर्म्स में, इन सबको हटा दिया गया, अंडरस्टूड, जिसके चलते हमारा एग्रीकल्चर का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। दूसरा, नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, डिस्कवर किया गया, और इससे हमारी जो एग्रीकल्चर है उसका प्रोडक्शन बढ़ा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया जाने लगा, डिफरेंट मशीनरीज का यूज़ किया जाने लगा, जिससे हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। हमारा जो 5 ईयर प्लान्स था उसका जो फोकस था वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज पर था। डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस हमारा जो फोकस था उस दौरान वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका विकास करना था। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास हुआ, मशीनरीज जहाँ पे बनती है मशीनरीज की इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का विकास हुआ, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज का विकास हुआ। ये हमारा अलग अलग क्षेत्रों में विकास हुआ। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इसमें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है इंडियन रेलवे बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। इसी समय अवधि के दौरान हमारा जो इंडियन रेलवे था वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बन गया। पावर जनरेशन कैपेसिटी भी हमारी काफ़ी अच्छी हो गई, हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी हुई। हमारी जो आईटी सेक्टर है उसने भी अपनी एक नई पहचान बनाई ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट में। एक क्रांति के थ्रू, एक आईटी सेक्टर के अंदर हमारा एक रिवोल्यूशन आया, जिसके थ्रू हमने बेंचमार्क स्थापित किया ग्लोबल मार्केट में। हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। नेक्स्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ।
हमारी जो हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है उसमें भी अच्छे खासे रिकॉर्ड देखने को मिले। हमारी जो मृत्यु दर है वो 6.4% से घटकर कितने पर आ गई थी, बहुत कम हो गई थी हमारी, सॉरी जो हमारी मृत्यु दर है वो 6.4% पर आ गई थी। कब? 2016 में। और जबकि 1951 में कितनी थी? 1951 में हमारी जो मृत्यु दर थी वो 27% थी पर 1000। मीन्स 27 बंदे 1000 में मर जाते थे 1951 में। बट ड्यूरिंग दिस पॉलिसी पीरियड सिर्फ 6.4 बंदे ही मर रहे थे 1000 में। तो आप देख सकते हो कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज़ ने कितना इंप्रूव किया ड्यूरिंग द इकोनॉमिक प्लानिंग 1951 टू 1991। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 32 टू 68। 32 से 68.3 साल हमारी एवरेज लाइफ हो चुकी थी। तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ने कितना डेवलप किया। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। रोज़गार भी बहुत बढ़ा हमारे इस समय अवधि के दौरान। जो रोज़गार है हमारा स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में हमारा 3 पॉइंट समथिंग था, बट वो बढ़कर कितना हो गया था? वो बढ़कर 8.4% हो गया था। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमारा अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो 792 करोड़ का था 1948 टू 49 में। अंडरस्टूड। जो बढ़कर कितना हो गया था भाई 1948-49 में 792 करोड़ का हमारा फॉरेन ट्रेड था, जो बढ़कर 40,31,719 करोड़ का हो गया था 2016-17 में। अंडरस्टूड। 2016-17 में वो बढ़कर कितना हो गया था? 40,31,719 करोड़। ये देख सकते हो आप कितनी बड़ी हाइक हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में देखने को मिली। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 9 पॉइंट्स पढ़े किसके रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ड्यूरिंग 1951 टू 1991। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इसी समय अवधि के दौरान मीन्स 1951 से 91 के बीच में हमारी जो इंडिया की प्लानिंग थी वो फेलियर भी रही। फेलियर कहाँ रही वहाँ देखते हैं। अब उन पॉइंट्स को देखते हैं। एब्जेक्ट पॉवर्टी मीन्स हमारी जो प्लानिंग थी, इकोनॉमिक प्लानिंग थी, उसका मेन ऑब्जेक्ट था कि गरीबी को भगाना देश से। बट जो हमारी गरीबी थी वो उनसे कोई खास कम नहीं हुई। नियरली 50% ऑफ द पीपल आर एब्सोल्युटली पुअर इन द वर्ल्ड आर लिविंग इन इंडिया। 50% लोग जो गरीब है पूरे संसार में वो कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। ये हमारा 1991 तक की स्थिति थी। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई भी उस समय पर बहुत हाई थी। मीन्स प्राइस राइजिंग भी बहुत ज़्यादा थे। पीपल्स आर नॉट अफोर्डेबल टू द बेसिक नीड्स। अंडरस्टूड। वो बेसिक नीड्स भी अपनी अफोर्ड करने में काफ़ी समस्याएं महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। बेरोजगारी का संकट भी बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड हुआ 53 लाख लोग हमारे क्या थे? बेरोजगार थे। जो 11th 5 ईयर प्लान तक बढ़कर 53 लाख से कितना हो गया था बेरोजगारी? 4 करोड़। मीन्स 11th प्लान में हमारे जो बेरोजगार थे वो 4 करोड़ लोग थे। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें भी बैलेंस ग्रोथ नहीं हुई, एडिक्वेट ग्रोथ नहीं हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या खामियां रही मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार से पावर सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लगातार उसमें हमारी कुछ ना कुछ खामियां, प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाया पावर का, रोड्स उतनी नहीं बन पाई, डैम्स, ब्रिज, स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हमारे इनएडिक्वेट रहे। 67 साल प्लानिंग के दौरान हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिस लेवल पर होना चाहिए था उस लेवल पर नहीं पहुंचा। नेक्स्ट है अनइक्वल और कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स हमारी इकोनॉमिक
पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सोशल इक्वालिटी। क्या था? सोशल इक्वालिटी। बट सोशल इक्वालिटी मेंटेन करने में, प्रोवाइड करने में हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग फेलियर रही। जो इकोनॉमिकली और सोशली इक्वालिटी थी वो हमारी बढ़ती ही चली गई। गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया। हमारी जो इक्वालिटी, जो हमने प्लानिंग करा था कि हमारी इंडिया के अंदर एक इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, वो इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाई। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई यह वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।